नया चैप्टर बायोमॉलिक्यूल। अगर वेटेज वाइज देखें तो इस चैप्टर से एग्जाम में 4, 5, 6 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। पिछले साल 6 क्वेश्चन आए हैं। एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर जिसमें बगैर हेडिंग के कोई न कोई पैराग्राफ लिखा रहता है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो चैप्टर का नाम डालें बायोमॉलिक्यूल और हेडिंग इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में केवल 4 क्वेश्चन हैं। पहला सवाल यह है कि बायोमॉलिक्यूल क्या है। तो अगर सिंपली बताएं तो बायो का मतलब होता है लिविंग और मॉलिक्यूल का मतलब होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो किसी भी लिविंग में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड या कॉन्स्टिट्यूएंट को ही बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन इसी चैप्टर में अगले पैराग्राफ में डिफिनीशन भी लिखी है कि किसी भी लिविंग से जितने कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन हो सकते हैं उन सब को बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। फिर यहाँ एक जनरल इंफॉर्मेशन दी है और एनसीईआरटी में एक टेबल दी है। कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर लिविंग में अगर केमिकल को पता करना चाहते हो तो पहले एलिमेंट की एनालिसिस करिए, जिसको एलिमेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो जब एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह मिलेंगे और उनका कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलेगा कि कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा। तो वैज्ञानिकों के मन में है कि क्या ये सारे एलिमेंट नॉन लिविंग में भी हैं। तो नॉन लिविंग का मतलब अर्थ क्रस्ट, उसमें भी एनालिसिस की गई तो संयोग से वही लिस्ट यहाँ भी मिली। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम यहाँ भी मिला। बस फर्क ये मिला कि कुछ एलिमेंट नॉन लिविंग में ज़्यादा है और कुछ एलिमेंट लिविंग में ज़्यादा है। जैसे टेबल पे नज़र डालें तो अगर टेबल पे आप नज़र डालेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर ये वो एलिमेंट हैं जिनका अगर आप परसेंटेज देखें तो ह्यूमन बॉडी का परसेंटेज ज़्यादा है और अर्थ क्रस्ट का परसेंटेज कम है। लेकिन अगर हम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन देखें तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सब के सब अर्थ क्रस्ट या नॉन लिविंग में ज़्यादा है, जबकि लिविंग में क्या है, कम है। तो रिलेटिव एबंडेंस अगर आपसे पूछा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर किस में ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी या लिविंग में ज़्यादा है, जबकि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन कहाँ ज़्यादा है, नॉन लिविंग या अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है। तो और सवाल हैं, इतने सारे एलिमेंट में से मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन ही है दोनों में, चाहे वो अर्थ क्रस्ट हो और चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो। यहाँ भी देखिए मैक्सिमम है, टोटल संख्या में से ये भी मैक्सिमम है। परसेंटेज भी पूछ सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम क्या है तो सबसे कम देखें तो सिलिकॉन सबसे कम है किसमें, ह्यूमन बॉडी में, और नाइट्रोजन सबसे कम है किसमें, अर्थ क्रस्ट में। हम लिख रहे हैं, आप लिख डालिए। चैप्टर का नाम बायोमॉलिक्यूल। और पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए कि जितने भी ऑल कार्बन कंपाउंड वी गेट फ्रॉम लिविंग, इन्हीं को कहते हैं या कह सकते हैं बायोमॉलिक्यूल। फिर दूसरा सवाल है कि यदि एलिमेंटल एनालिसिस की जाए और 2 जगह की जाए, लिविंग
किसी लिविंग टिश्यू, जैसे चाहे वो कोई प्लांट का पार्ट हो या कोई एनिमल का पार्ट हो या कोई माइक्रोब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो लिविंग टिश्यू या जैसे ह्यूमन बॉडी, और नॉन लिविंग जैसे अर्थ क्रस्ट। तो आश्चर्यजनक रूप से ये मिलता है कि सिमिलर लिस्ट मिलती है ऑफ एलिमेंट। लिस्ट तो सेम मिलती है, दोनों में कार्बन, दोनों में हाइड्रोजन, दोनों में ऑक्सीजन, दोनों में नाइट्रोजन, लेकिन डिफरेंस होता है इन रिलेटिव एबंडेंस। रिलेटिव एबंडेंस का मतलब कौन ज्यादा है और कौन कम है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर क्या है, तो कहोगे मोर इन लिविंग देन नॉन लिविंग। इसी तरीके से सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सिलिकॉन मोर इन नॉन लिविंग फिर क्वेश्चन आएगा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। तो अगर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट पूछ लेगा तो ऑक्सीजन ही देंगे। किसमें? लिविंग में भी और नॉन लिविंग। लेकिन अगर कहीं पूछ लिया लीस्ट एबंडेंट एलिमेंट तो आंसर बदल जाएगा। लीस्ट एबंडेंट होगा सिलिकॉन, किसमें? लिविंग, और नाइट्रोजन किसमें? नॉन लिविंग। तो चाहे नॉन लिविंग कहो चाहे अर्थ क्रस्ट, बात तो एक ही है ना। देखो करा वाइड डाइवर्सिटी है लिविंग में, करा मन में क्वेश्चन एराइज होगा कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल के बने होते हैं एलिमेंट? तो कहोगे हाँ, एलिमेंट तो सेम होंगे, कुछ कंपाउंड में डिफरेंस हो सकता है। कह रहा केमिस्ट्री में आप एलिमेंटल एनालिसिस पढ़ोगे, कह रहा ऐसी अगर एनालिसिस की जाए किसी प्लांट की, किसी एनिमल की या किसी माइक्रोब की, तो हमको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या बहुत सारे मिलेंगे पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। और अगर ऐसी ही एनालिसिस हम कहाँ करें? पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट में, जो कि किसका एग्जाम्पल है? नॉन लिविंग का। तो हमको क्या मिलेगा? सिमिलर लिस्ट मिलेगी। लेकिन फिर कह रहा अंतर क्या है? तो कुछ तो अंतर होगा ही। तो अंतर है किसमें? कह रहा ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं किसमें? सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट, वो सब प्रेजेंट है किसमें? सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। लेकिन अगर और क्लोज एग्जामिनेशन करोगे तो अंतर कहाँ मिलेगा हमको? रिलेटिव एबंडेंस में मिलेगा। कैसे? तो रिलेटिव एबंडेंस कार्बन और हाइड्रोजन से भी लिखा है, बाकी है क्या?
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर तक है। इन सब का रिलेटिव एबंडेंस है विद रिस्पेक्ट ऑफ अदर एलिमेंट हाइयर हैं किसमें, लिविंग में, किसकी तुलना में, अर्थ क्रस्ट में। हेडिंग डालिए एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अभी लिखेंगे नहीं, जरा सुन लेंगे फिर लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई ये लिविंग टिश्यू ले लिया गया। अब लिविंग टिश्यू के नाम पर आप कुछ भी ले सकते हैं। कोई वेजिटेबल ले लिया या लिवर का पीस ले लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है चाहे प्लांट का ले लीजिए चाहे एनिमल का ले लीजिए, और फिर इसको पीस देते हैं। अभी लिखिएगा नहीं, किससे, तो आंसर देंगे ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, फार्मूला Cl3C COOH। तो जब पीस देंगे तो मिलेगा थिक स्लरी। स्लरी का मतलब लुगदी होता है। जैसे मान लीजिए कागज ले लीजिए और उसको पानी में घोल दीजिए तो जो मिक्सचर बनेगा उसको स्लरी कहते हैं। ठीक है, स्लरी बनेगा। उसके बाद इसको छान दीजिए, फिल्टर कर दीजिए। जैसे आप मिल्क ले लीजिए और उसको उसमें कुछ ऐसी चीज मिलाइए कि जिससे दूध फट जाए। जब पनीर बनाते हैं तो करते क्या है, पहले दूध को फाड़ देते हैं, उसके बाद एक कपड़े से उसको छानते हैं। तो जब कपड़े से छानते हैं तो जो पानी जैसा होता है वो नीचे निकल जाता है और सॉलिड सॉलिड ऊपर रह जाता है। उस कपड़े का नाम चीज क्लॉथ होता है, वो वास्तव में काटन है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो लुगदी बन जाएगी उसको कपड़े से छानेंगे। तो फिल्टर कहो चाहे एनसीईआरटी में ये लिखा है स्ट्रेन। थ्रो चीज कॉटन या चीज क्लॉथ। और जब फिल्टर करेंगे तो दो चीजें हमको मिलेंगी। एक चीज ऊपर काटन में रह जाएगी। जैसे मान लेते हैं फिल्टर किया तो मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है और ये वो कपड़ा है। तो जब आप फिल्टर करेंगे तो कुछ चीजें यहां पहुंच जाएंगी और कुछ चीजें यहां रह जाएंगी। जो नीचे पहुंच जाएंगे उनका नाम फिल्ट्रेट होगा और जो ऊपर रह जाएंगे उनका नाम रिटेट होगा। तो हमको दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा क्या, फिल्ट्रेट, और एक मिलेगा रिटेंटेट। फिल्ट्रेट का ही दूसरा नाम, क्योंकि एसिड के साथ ये नीचे आया होगा इसी नाते इसको कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, और जो ऊपर रह गया उसे कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। वैज्ञानिकों के पास कौन कौन सा केमिकल कहाँ कहाँ है ये पता करने की टेक्निक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो यहाँ फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ था उसकी जब केमिकल एनालिसिस किए तो इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक भी मिल गए। कौन से, सल्फेट और फास्फेट। अभी थोड़े सुन लो फिर आराम से लिखिएगा। अब आते हैं इधर की तरफ, तो इसकी भी एनालिसिस की गई। तो जो एसिड इनसॉल्युबल पूल या जो रिटेंटेट था उसमें ज्यादातर इनऑर्गेनिक चीजें मिली, लेकिन 100% नहीं मिली। यहां भी कुछ क्या मिल गए, ऑर्गेनिक मिल गए। तो मोस्टली यहां क्या मिल गए,
इनऑर्गेनिक मिल गए, लेकिन सम क्या मिल गए, ऑर्गेनिक। तो ये एक्सपेरिमेंट तो ठीक था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा था कि इस लिविंग टिश्यू में कौन कौन से ऑर्गेनिक हैं और कौन कौन से इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का तो फिर अंदाजा यहाँ से लग जा रहा था, इनऑर्गेनिक में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक यहाँ भी मिल रहे थे और यहाँ भी मिल रहे थे। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक्सपेरिमेंट बदल दिया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई लिविंग टिश्यू लिया गया और फिर इसका वजन ले लिया गया। तो अगर लिविंग टिश्यू गीला है और वजन लेंगे तो इसको वेट वेट कहेंगे, ठीक है। इसके बाद इस लिविंग टिश्यू को सुखा दिया जाएगा। अब जब आप सुखाएंगे तो होगा क्या, जो वाटर होगा वो इवापोरेट हो जाएगा और सूखने के बाद फिर से इसका वजन लेंगे। तो जब फिर से वजन लेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्राई वेट कहेंगे। अब जब ये सूख जाएगा तो इसको पूरी तरीके से जला देंगे, कंप्लीटली बर्न। अब जब किसी चीज को आप जलाते हैं तो होता क्या है, जलता क्या है, तो उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे या जो कार्बन कंपाउंड होगी, जैसे प्रोटीन होगा या फैट होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसे कोई डेड बॉडी बर्न करते हैं तो क्या बर्न हो जाता है, ऑर्गेनिक ही बर्न हो जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट या कार्बन कंपाउंड जल जाएंगे। जल जाएंगे मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज होकर के वो या तो CO2 बन जाएंगे या तो वाटर वेपर बन जाएंगे और हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन जब जल जाके जलने के बाद बात खत्म हो जाएगी, आग बुझ जाएगी, तो आपको मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगी राख। तो जो राख होती है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, इनऑर्गेनिक मिलेंगे। तो अगर इनऑर्गेनिक की असली लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको राख में मिलेगी। तो जब कंप्लीटली बर्न करेंगे तो दो चीजें होंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट या जो कार्बन कंपाउंड होंगे वो क्या कर जाएंगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और क्या बन के उड़ जाएंगे, CO2 और वाटर वेपर। लेकिन फिर यहां बचेगा क्या, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे वो किस फॉर्म में मिलेंगे, तो वो मिलेंगे आयस के फॉर्म में, ठीक है। तो कौन कौन से इनऑर्गेनिक मिलेंगे, तो बहुत सारे, वही सल्फेट होगा, फास्फेट होगा, कैल्शियम होगा और मैग्नीशियम होगा। ETC भी लिखा है। तो देखिए दो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इस एक्सपेरिमेंट से लगभग इनऑर्गेनिक चीजें कंफर्म हो जाती थी, और इससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था उससे पूरी ऑर्गेनिक की लिस्ट पता चल जाती थी। अब लिख लो, देख लो एनसीईआरटी में 4-6 लाइनें अंडरलाइन कर लो। एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एनालिसिस करने के लिए हम लोग लेंगे क्या, यहां से अंडरलाइन करें, लिविंग टिश्यू चाहे वेजिटेबल ले ले चाहे पीस ऑफ लिवर ले ले, जिसको कलेजी कहते हैं, नहीं कहते हैं, और इसको ग्रिंड कर लेंगे किसके साथ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड Cl3CCOH। और उसके बाद हमको क्या मिलेगी, स्लरी मिलेगी। फिर उसको स्ट्रेन करेंगे किसके थ्रू, चीज क्लॉथ या कॉटन। तो हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक फिल्ट्रेट जिसका दूसरा नाम एसिड सॉल्युबल और दूसरा रिटेंटेट या दूसरा नाम एसिड इनसॉल्युबल। यहां से लिखा है हजारों क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और किसमें मिलेंगे, एसिड सॉल्युबल। ये टेबल देख रखेंगे, टेबल में देखो चेंज हुआ है, पहले यहाँ 0.5 था,
अभी 9.5 हो गया है। देखो आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया है, हाँ तो उसको 9.5 कर लो, चेंज हुआ है। बाकी यहाँ जनरल कहानी उसका कोई मतलब नहीं है। ये लाइन अंडरलाइन करेंगे, यहां से बातचीत ना करो भाई। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कॉल्ड क्या, बायोमॉलिक्यूल। ये डिफिनीशन है। फिर जनरल कहानी है। और जब किसी भी टिश्यू को पूरी तरीके से जलाया जाता है तो सभी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में, और जो कि इनऑर्गेनिक होंगे वो कहाँ मिलेंगे, अयस में। अयस में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और फास्फेट वगैरह भी। लेकिन ये सब सल्फेट और फास्फेट कहाँ मिल जाएंगे, एसिड सॉल्युबल में भी मिल जाएंगे। उसके बाद जनरल फर्जी कहानी लिखी, उसका कोई मतलब नहीं है। हेडिंग डालिए अमीनो एसिड, यहां से डिटेल में पढ़ना है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, हेडिंग डाले अमीनो एसिड। अभी लिखेंगे नहीं, जरा सुन लेंगे। अमीनो एसिड क्या है, तो कहोगे ये भी एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसकी खास बात यह है कि एमिनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप और एसिड ग्रुप मतलब COOH ग्रुप एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं। इसकी खास बात यह है कि एमिनो ग्रुप लिखते चले एंड एसिड ग्रुप कहां होंगे, तो कहोगे सेम कार्बन पर होंगे। और जिस कार्बन पर ये जुड़े होते हैं उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। अब केमिस्ट्री वाइज देख लेते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये इसकी 4 वैलेंसी हैं, तो एक तरफ लगा हुआ है NH2, एक तरफ लगा है COH, H और R। R क्या है, वेरिएबल ग्रुप है। तो जिस कार्बन से मेन ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे यहां ये मेन ग्रुप है, उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और इसी नाते इसका नाम है अल्फा अमीनो एसिड। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। लेकिन अगर आपसे रियल में पूछा जाए ये है क्या, तो ये वास्तव में ऐसे वाले सब जगह हाइड्रोजन अगर लगा होता तो CH4 होता, और CH4 का मतलब मीथेन। मीथेन में कार्बन की जो 4 वैलेंसी थी उनको रिप्लेस किया गया है और ये बन गया है। इसी नाते अमीनो एसिड को कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। और इसमें 4 वैलेंसी होंगी, तो एक वैलेंसी पर क्या लगा है, हाइड्रोजन। एक वैलेंसी पर क्या लगा है, R ग्रुप, या एक पर लगा है NH2, एक पर लगा है COH और एक पर लगा है R वेरिएबल ग्रुप। अब R कुछ भी हो सकता है, एक वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी और चौथी। तो 4 वैलेंसी कैसे मेंटेन है वो सामने लिखी है। अब R के नाम पर देखो तो फिर से लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी भी एक कार्बन है, इधर की तरफ NH2 है, इधर की तरफ COOH है, इधर की तरफ H है, और नीचे क्या लगा दिया जाए, तो अगर यहां पर H लगा दिया जाए तो इसका नाम ग्लाइसीन हो जाता है। तो ध्यान से सुने, अगर R के नाम पर H लगा है तो अमीनो एसिड का नाम ग्लाइसीन। फिर बदल देते हैं, कार्बन अभी भी वही है, इधर की तरफ NH2 है, इधर की तरफ COOH है, इधर की तरफ
एच है और इधर की तरफ CH3, इधर की तरफ CH3 लग गया है, तो जैसे लगेगा वैसे इसका नाम ग्लाइसिन एलानाइन। थोड़ा और सुधार कर लेते हैं, ये कार्बन अभी भी वही है, कार्बन अभी भी वही है, 4 वैलेंसी है, इधर की तरफ NH2 है, इधर की तरफ COOH है, इधर की तरफ H है और यहाँ CH2OH है, हाइड्रोक्सी मिथिल लगा दिया गया, तो इसका नाम सेरीन हो जाता है। अच्छा और देखो, अभी कार्बन यही है, इसकी 4 वैलेंसी है, इधर की तरफ H है, इधर की तरफ NH2 है, इधर की तरफ COH है और यहाँ देखिए क्या जुड़ा है, यहाँ कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ा है। अब अगर यहाँ कोई एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ गया होगा तो फिर इसका नाम क्या दोगे? तो इसे कहोगे एरोमेटिक अमीनो एसिड। एनसीईआरटी में एरोमेटिक अमीनो एसिड के 3 एग्जाम्पल दिए हैं। एक दिया है टायरोसिन, एक दिया है ट्रिप्टोफान और एक दिया है फिनाइल एलानाइन। अब लिख डालो पूरा। क्या? हम समझ नहीं रहे क्या? लोरिंग बना देते हैं, ठीक। आर बदलते रहिए तो अमीनो एसिड का नाम बदलता रहेगा, तो कितने अमीनो एसिड बना लोगे? भाई यही हो गया गलत। 51, चलो इनका अच्छा शुभ संख्या है, और 101। अब ध्यान से सुने, आर बदलते रहोगे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर और नाम बदलता रहेगा, बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको बहुत सारे बनाने नहीं हैं, हमको चाहिए कितने? 20। क्यों? 20 संख्या अच्छी है। ऐसे अमीनो एसिड जो प्रोटीन में पाए जाते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कहते हैं प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। और प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड की संख्या 20 है, और 20 में से 3 ये लिखे हैं और 3 वो लिखे हैं। 20 में से 3 ये लिखे और 3 वो, तो 6, 3 3 6 तो हो गए, और 3 अभी आगे और मिल जाएंगे। फिर से सुनते हैं, ऐसे अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करें उनका नाम प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। संख्या 20 अमीनो एसिड है, उसमें से कुछ के नाम यहाँ दिए हैं। पहला सवाल, किसी भी अमीनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करेगी? तो वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसमें NH2 ग्रुप, COH ग्रुप और R ग्रुप कौन सा है, कैसा लगा है। जैसे ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कि एक COH यहाँ लगा हो और एक इस चेन में कहीं और लगा हो, तो 2 COH हो जाएंगे, और जैसे 2 COH हो जाएंगे वैसे एसिडिक हो जाएगा। या हो सकता है इसी चेन में जो वेरिएबल चेन है उसमें एक NH2 कहीं लगा हो, तो NH2 ग्रुप की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो किसी अमीनो एसिड का केमिकल नेचर कैसा होगा, वो अमीनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप और R ग्रुप पर डिपेंड करेगा। नंबर NH2 का ज़्यादा है या नंबर COOH का ज़्यादा है, उसी से तय होगा वो एसिडिक है कि वो बेसिक है कि वो न्यूट्रल है। लिखिए, अमीनो एसिड लिखते चलिए, पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस
तो क्या कहोगे? प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड एक क्वेश्चन। और इनकी संख्या टोटल कितनी है? तो कहेंगे टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, उसमें से कुछ नाम यहां दिए हैं। दूसरा सवाल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड किस पर डिपेंड करेगी? डिपेंड ऑन, तो NH2 ग्रुप, COOH ग्रुप एंड R वेरिएबल ग्रुप। इस हिसाब से ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप नंबर के हिसाब से 3 होते हैं। एक होता है एसिडिक अमीनो एसिड, एक होता है बेसिक अमीनो एसिड, और एक होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड का नाम, तो एसिडिक अमीनो एसिड का ग्लूटामिक एसिड है, बेसिक का लाइसीन है और न्यूट्रल का वैलिन है। अगर वैलिन ना मिले तो ग्लाइसीन भी मिल जाएगा। ये वो परिस्थिति है जब NH2 और COH क्या हो, कौन ज्यादा कौन कम? तो NH2 क्या हो, कम, और COOH क्या हो, ज्यादा। तो क्या हो जाएगा? बेसिक की एसिडिक? एसिडिक। और इसमें बेटा क्या होगा? NH2 ज्यादा हो और COOH क्या हो, कम हो, तो क्या हो जाएगा? बेसिक। और इसमें क्या होगा? NH2 बराबर हो किसके? COOH। ऐसे समझे कि ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है, इधर है COOH, इधर है NH2, यहाँ है H, और इस चेन में एक कार्बन ये लगा, दूसरा कार्बन ये लगा, और आखिरी में मान लेते हैं कि एक COH और लगा है। तो इस चेन में अगर एक COH बढ़ गया तो नेट क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो नेट करेक्टर एसिडिक ज्यादा हो जाएगा, तो इसका नाम क्या रखोगे? एसिडिक अमीनो एसिड। और हो सकता है इसी चेन में COH की जगह एक NH2 लग जाए तो नेट NH2 ज्यादा हो जाएंगे, और अगर NH2 ज्यादा हो जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? बेसिक। और अगर दोनों बराबर होंगे तो न्यूट्रल होगा। अब लिखिएगा नहीं, सुनिएगा। अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, जैसे मान लेते कोई एक अमीनो एसिड ले लीजिए और उसको किसी सॉल्यूशन में डाल दीजिए, तो जैसे सॉल्यूशन में जाएगा उसका NH2 ग्रुप या उसका COOH ग्रुप आयोनाइज कर जाएगा। अब कैसे आयोनाइज करेगा और किस pH में आयोनाइज करेगा वो समझना है। लिख लिया ये। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक अमीनो एसिड है, यहां है H, यहां है COOH
और यहाँ है NH2 और यहाँ कोई R लगा है। अब ये देखो कैसे आयोनाइज होता है। तो एक ऑप्शन ये है कि ये आयोनाइज होकर के ऐसा हो जाए, कार्बन ऐसे ही रहे, इसकी ये 4 वैलेंसी, इधर जो NH2 था वो हो जाए NH3, मतलब एक H बढ़ गया तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और इधर से एक H हट जाए तो COO क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ H था और यहाँ क्या है R। ये ऐसे भी हो सकता है, ये है, इधर की तरफ H है, इधर की तरफ R है, और इधर की तरफ COOH है, और इधर की तरफ NH3 प्लस है। कहने का मतलब है कि सिर्फ NH2 ग्रुप आयोनाइज किया है। फिर देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन की 4 वैलेंसी हैं, इधर की तरफ NH2 जैसे था वैसे लगा है, H वैसे लगा है, R वैसे ही लगा है, बस यहाँ COOH की जगह COO माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए ये भी एक ऐसी स्टेट है जिसमें ये आयोनिक फॉर्म में है, ये ऐसी जिसमें दोनों आयनिक फॉर्म है, और ये ऐसी स्टेट है जिसमें ये वाला आयनिक फॉर्म है। तो इसी अमीनो एसिड से ये बन सकता है, इसी अमीनो एसिड से ये बन सकता है, और इसी अमीनो एसिड से ये बन सकता है। एक और ख़ास बात, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, सब इंटर कन्वर्टेबल हैं। अमीनो एसिड की ऐसी कोई स्टेट जिसमें NH2 ग्रुप और COOH दोनों आयोनिक फॉर्म में हो तो उसको कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। इतना तो एनसीईआरटी में लिखा है। अब काम की बात सुने, किसी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग होता है या चेंज हो जाता है। जैसे कभी इस स्ट्रक्चर में होता है, कभी इस स्ट्रक्चर में होता है, और कभी इस स्ट्रक्चर में होता है। अब सवाल आपको ये बताना है कि इसका कौन सा स्ट्रक्चर किस सॉल्यूशन में मिलेगा। सॉल्यूशन दुनिया में 3 है, या तो एसिडिक सॉल्यूशन, या तो बेसिक सॉल्यूशन, या तो न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो एसिडिक सॉल्यूशन में मिलेगा, मतलब लो पीएच वाले में मिलेगा, और कौन बेसिक सॉल्यूशन का मतलब हाई पीएच वाले में मिलेगा, और कौन न्यूट्रल में मिलेगा। तो जो ये है ये मिलता है एसिडिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, लो पीएच, और ये मिलता है बेसिक सॉल्यूशन का मतलब हाई पीएच। तो फिर ये किस पे मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन में मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं कि पीएच 5 है, तो एसिडिक सॉल्यूशन है, अमीनो एसिड सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, तो अगर अमीनो एसिड को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो एसिड हमेशा H देता है, तो वो सॉल्यूशन H देगा। यहाँ कौन H ले सकता है, यहाँ यही NH2H ले सकता था, और किस में कन्वर्ट हो गया, NH3 में। फिर इसी अमीनो एसिड को उठा के बेसिक सॉल्यूशन में डाल दो। अब बेस क्या करता है, H लेता है, तो जब वो H लेगा तो किससे लेगा, अब या तो इससे H ले लो या तो इससे ले लो, कौन दे देगा, COOH दे देगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COO माइनस। तो बेसिक सॉल्यूशन में ये मिलेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में ये मिलेगा, मतलब न्यूट्रल में ये मिलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इधर से इधर जाना है तो बताओ पीएच बढ़ाओगे कि घटाओगे, तो इधर से इधर जाने में पीएच बढ़ेगा, और इधर से इधर आने में पीएच घटेगा। तो इधर से इधर क्या करोगे, इंक्रीज कर रहे हो, और इधर से इधर क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। लिखो,
लिखिए इन solution of different pH क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा। क्यों? तो कहोगे इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच NH2 एंड COOH ग्रुप क्या होते हैं? आयोनाइजेबल होते हैं। NH2 आयोनाइज करेगा किसमें? तो कहोगे सॉल्यूशन ऑफ लो पीएच और COOH आयोनाइज करेगा सॉल्यूशन ऑफ हाई पीएच। अमीनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या है? अमीनो ग्रुप और क्या एसिडिक ग्रुप। कहाँ है? सेम कार्बन, नाम अल्फा कार्बन। इसी नाते इन सब का नाम। ये वास्तव में क्या है? सब्स्टिट्यूट मीथेन है और इनकी जो 4 वैलेंसी हैं वहाँ अलग अलग ग्रुप हैं। एक पर क्या है? हाइड्रोजन, एक पर कार्बोक्सिल, एक पर अमीनो ग्रुप और एक पर वेरिएबल, और को आर ग्रुप कहते हैं। इस हिसाब से कि आर ग्रुप कौन सा है? बहुत प्रकार के अमीनो एसिड होंगे। कह रहा बहुत प्रकार के अमीनो एसिड बना सकते हो, लेकिन प्रोटीन में कितने टाइप के हैं? कह रहा प्रोटीन में केवल 20 टाइप के हैं। और जो प्रोटीन में होते हैं उनको कहते क्या हैं? प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। हाइड्रोजन लग गया आर के नाम पर तो नाम क्या पड़ गया? ग्लाइसिन। और मिथिल ग्रुप लग गया तो नाम एलानाइन। CH2OH या हाइड्रोक्सी मिथाइल लग गया तो सेरीन। कह रहा ये 20 में से 3 दिखाए गए हैं। किस फिगर में? 9.1। ये रहा 9.1 फिगर, ये 3 दिखाए गए हैं। तो 20 में से 3 यहां मिले, 17 और मिल जाएंगे। लिखा है केमिकल हो या क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टी अमीनो एसिड की किस पर डिपेंड करेगी? तो अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और आर ग्रुप। इस आधार पर कि नंबर कितने हैं किसके? NH2 ग्रुप और COH ग्रुप। अमीनो एसिड कैसे होंगे? एसिडिक, जिसमें NH2 कम होगा और COOH ज्यादा होगा। एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक का एग्जाम्पल लाइसिन, मतलब NH2 ज्यादा है, COH कम है। और न्यूट्रल का मतलब दोनों बराबर है, वैलिन। इसी तरीके से एरोमेटिक अमीनो एसिड भी मिलेंगे। कौन से? टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलानाइन। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द, हाईलाइट कर लो, आयोनाइजेबल नेचर है किसका? NH2 का और COH। ये जहां हेंस लिखा होता है एनसीईआरटी में, जहां जहां हेंस लिखा होता है वहां वहां क्या बनता है? एसर्शन रीजन बनता है। क्या? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड क्या है? चेंज। ये लाइन एसर्शन है, रीजन ये लिखा है ऊपर, ये एसर्शन और ये रीजन। ये डायग्राम बना है। इधर से इधर जाओगे तो पीएच बढ़ेगा और उधर से इधर आओगे पीएच घटेगा। हेडिंग डालिए लिपिड्स। लिपिड्स
पहला सवाल हमारे साथ सुनते चलेंगे, लिखते चलेंगे। पहले से ही पता है वाटर इनसॉल्युबल वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, पहला। लिपिड कैसे पाई जाएगी? फाउंड एज। तो लिपिड के कुल 3 रूप होते हैं, या तो सिंपल फैटी एसिड के फॉर्म में, या तो सिंपल ग्लिसरॉल के फॉर्म में, और या तो फिर मिल जाएगा कॉम्बिनेशन किसका? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो 3 फॉर्म में मिलेगा, या तो फैटी एसिड के फॉर्म में मिलेगा, या तो ग्लिसरॉल के फॉर्म में मिलेगा, और या तो फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले फैटी एसिड पढ़ेंगे, फिर ग्लिसरॉल पढ़ेंगे, और फिर कंबाइंड वाले पढ़ेंगे। ये जो कंबाइंड होते हैं, जैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों एक साथ होते हैं, इनको कहते हैं ग्लिसराइड फैट। जैसे मोनोग्लिसराइड, जैसे डाईग्लिसराइड, जैसे ट्राईग्लिसराइड। एक एक करके पढ़ेंगे। पहली हेडिंग डालें फैटी एसिड। पहली हेडिंग फैटी एसिड। सुनते चलेंगे, लिखते चलेंगे। पहला सवाल यह है कि फैटी एसिड होते क्या हैं? तो कहोगे ये सिंपल एसिड ही होते हैं। अब सिंपल एसिड का मतलब क्या होता है? सिंपल एसिड का मतलब होता है कि कोई एक वेरिएबल ग्रुप हो और उसके साथ COOH लगा हो, बस RCOH। अब R के नाम पर देखो क्या होगा। तो R के नाम पर हो सकता है क्या लगा दिया जाए? CH3, तो बन जाएगा CH3COH। R के नाम पर हो सकता है C2H5 लगा दें, तो C2H5COH हो जाएगा। ऐसे ही चेन मिलेगी। इस चेन में मैक्सिमम कितने कार्बन हो सकते हैं और मिनिमम कितने? तो मैक्सिमम यहां 19 कार्बन हो सकते हैं। तो अगर चेन में पूछा जाए मैक्सिमम कितने होंगे, 19, तो मिनिमम कम से कम क्या होगा? 1 तो होगा ही। यहां H नहीं लिख सकते हैं, HCOOH नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कम से कम CH3 नहीं तो C2H5, या ऐसे लंबी चेन बनाते चलो। और एकदम कितने लिख सकते हो? 19 कार्बन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी फैटी एसिड में कुल कितने कार्बन होंगे, तो देखो अगर इसका 1 कार्बन लेंगे और इसका 1 कार्बन लेंगे तो मिनिमम 2 कार्बन होंगे। और अगर चेन के 19 लेंगे और 1 इसका लेंगे तो कुल 20 कार्बन होंगे। तो किसी फैटी एसिड में मिनिमम कार्बन कितने होंगे? 2। और 2 का मतलब यह है कि एक चेन का और एक COOH का। और मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम कार्बन 20 होंगे, जिसमें 19 किसके? चेन के, और 1 किसका? COOH का। अब आता है
एग्जाम्पल में पहला दिया है पाल्मिटिक एसिड, कितने कार्बन है? तो टोटल 16 कार्बन है, क्या मिला करके? COOH वाला मिला करके, तो चेन में 15 होंगे। 16 कार्बन इंक्लूडिंग, लिखते चलें, कार्बोक्सिल कार्बन। मतलब स्थिति यहां ये होगी कि चेन में होंगे 15 और एक क्या होगा? COOH वाला। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल दिया है, नहीं दिया है, स्टीयरिक एसिड। एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन याद रखिएगा, टोटल 18 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग क्या? कार्बोक्सिल कार्बन। मतलब चेन में कितने होंगे? 17 और एक क्या होगा? COOH का। तीसरा एग्जाम्पल जो दिया है वो है अरेकिडोनिक एसिड। टोटल कितने हैं? टोटल 20 कार्बन है, क्या मिला करके? इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। मतलब चेन में कितने होंगे? 19 प्लस 1 होगा। पाल्मिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला टेबल नंबर 9.1 या फिगर 9.1 में दिया है। तो ऐसे लिखा है CH3 CH2 की पावर कितनी लिख दें? तो चेन में टोटल 15 लिखना है, तो यहां कितने कर दें? 14 कर दें और साथ में क्या लगा दें? COOH। ये दिया है एनसीईआरटी में। लिख लिया? बढ़े आगे। लिख लिया? देखो, केमिस्ट्री में बताया जाता है कि यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड और नहीं है तो सैचुरेटेड। तो जो फैटी एसिड होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। ये जो फैटी एसिड की चेन होती है, अगर चेन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, और अगर है, चाहे एक डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, तो क्या कहोगे? अनसैचुरेटेड। सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है, ये जो दो हैं ये सैचुरेटेड के हैं और ये क्या है? अनसैचुरेटेड का है। लिख लीजिए। जैसे लिख रहा हूं ऐसे लिखें। फैटी एसिड दो टाइप के, एक कौन से? सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक कौन सा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है विदाउट क्या? डबल बॉन्ड। और इसका मतलब क्या है? विद वन या मोर डबल बॉन्ड। एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाए चेन में। फिर आता है एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल। इधर एग्जाम्पल के नाम पर दो लिख देंगे,
पालमिटिक एसिड और एरिक एसिड, और यहां लिख देंगे एग्जाम्पल के नाम पर अराइकिडोनिक एसिड। अगर ये ना मिले तो दो नाम और मिल सकते हैं, यहां ओलिक एसिड भी मिल सकता है। अगर ये भी ना मिले तो लोन ओलिक एसिड भी मिल सकता है। एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर का आया हुआ सवाल है तभी एग्जाम्पल दिया हूं। तो या तो ये आंसर मिलेगा, तो 3 तो याद रखेंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत पुराना याद हो, अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। कैसे? ऐसा कोई भी अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनने के लिए आवश्यक हो और हमारे शरीर में बन ना पाता हो, उसे एसेंशियल कहते हैं। और ऐसा अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनने के लिए आवश्यक हो लेकिन हमारे शरीर में बन जाता हो, वो नॉन एसेंशियल। वैसे हाल यहाँ भी है, जब फैटी एसिड से फैट बनाओगे तो फैटी एसिड भी 2 कैटेगरी के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारे शरीर में बन जाते हैं। तो ये बढ़ा लीजिए, कॉलम एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन बढ़ा लीजिए। 2 कैटेगरी के, एक होते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड और एक होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। ये इसमें अंतर क्या है? सिंथेसाइज इन बॉडी, जो हमारे शरीर में बन जाए वो नॉन एसेंशियल, और जो ना बने कैन नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी। इसका एग्जाम्पल एक याद रखना है, अराइकिडोनिक एसिड। अगर अराइकिडोनिक एसिड ना मिले तो लिनोलिनिक एसिड एक है। लिपिड 3 कैटेगरी की, पहली फैटी एसिड खत्म हो गया, दूसरा ग्लिसरॉल, और तीसरा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन। शुरू करें। दूसरा ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल क्या है? तो पहले से ही पता है ग्लिसरॉल क्या है, तो ये कहोगे सिंपल लिपिड है। सिंपल लिपिड का मतलब ये वास्तव में क्या है? तो ये वास्तव में ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। जैसे मान लेते एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन लगे हैं। बस इधर देखो, ये एक OH लगा है, ये एक OH लगा है, और ये एक OH लगा है। तो ये क्या है? ये ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल वास्तव में क्या है? तो कहोगे ये सिंपल लिपिड है, केमिकल वाइज ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। ठीक है। अब अगला आता है
ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड जुड़ना, तो कैसे जुड़ता है और क्या बनता है वो समझिए। अब कुछ लिखिएगा नहीं, जरा इधर देखिए। जैसे ग्लिसरॉल में अब लिखना नहीं है, देख लीजिए इधर, ग्लिसरॉल में ये 3 OH हैं, तो कोई एक OH हटा दीजिए, तो मान लेते हैं ये वाला OH हट जाएगा। तो अगर इस OH को हटा दिया जाए और इसकी जगह फैटी एसिड जोड़ दिया जाए तो देखो कैसा बनेगा। कार्बन तो अभी वही रहेगा, कार्बन तो अभी वही रहेगा, और इसमें हाइड्रोजन भी वही जैसे लगे थे वैसे ही लगे हैं। अब देख लीजिए, फिर लिखिएगा आराम से, ये ऐसे है। और ये पुराने वाले OH, एक OH यहाँ लगा है अभी भी, एक OH यहाँ लगा अभी भी, बस यहाँ वाला OH क्या किए हैं, रिमूव कर दिए हैं और इसकी जगह एक नया जोड़ दिए हैं, क्या, फैटी एसिड। तो जैसे नया फैटी एसिड बनेगा, और इस बांड का नाम ईस्टर बांड है। कौन सा बांड, ईस्टर। इसी नाते एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि फैटी एसिड स्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल, क्योंकि फैटी एसिड को ईस्टर बांड से बांध दिया गया, किससे, ग्लिसरॉल से। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम मोनो ग्लिसराइड फैट है। आप सिर्फ इतना बताओ इसमें कितने ग्लिसरॉल हैं और कितने फैटी एसिड हैं। तो भाई ग्लिसरॉल तो एक ही था, तो यहां एक क्या है, ग्लिसरॉल, और एक ही क्या है, बतियाओ नहीं भाई, वरना हम कहेंगे लिखो साथ में, फिर बतियाना है तो सुन लो। ये बन गया मोनोग्लिसराइड फैट, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, कहा एक OH और हटा देते हैं। तो जैसे एक OH और हटाओगे देखो कहानी बदल जाएगी। ये कार्बन अभी भी वही है, कार्बन अभी भी वही है, कार्बन अभी भी वही है। यहाँ हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन, ये ऐसे हाइड्रोजन लगा है। और देखो इस जगह पर, इस जगह पर एक OH अभी भी लगा है, लेकिन ये वाला तो पहले ही फैटी एसिड में कन्वर्ट हो चुका, इसको भी हटा दो और यहाँ भी क्या लगा दो, फैटी एसिड, तो लगा लेते हैं। तो यहाँ तो पहले से ही क्या लगा था, फैटी एसिड, और यहाँ अब नया क्या लगा देंगे, फैटी एसिड। इसका नाम, तो इसका नाम है डाई ग्लिसराइड फैट। बताओ कितने ग्लिसरॉल कितने फैटी एसिड, तो कहोगे एक ही अभी भी क्या है, और लेकिन अब 2 क्या हो गए हैं, फैटी एसिड। फिर देखो अभी भी कार्बन ऐसा ही है, और जैसे जैसे हाइड्रोजन लगे थे वैसे लगे हैं, यहां भी हाइड्रोजन, यहां सब जगह ये हाइड्रोजन लगे हैं। बस ये वाला OH अच्छा नहीं लग रहा था, तो कहा इसको भी हटा दो, तो इसकी जगह भी अब क्या लगा दो, तो यहाँ भी क्या लगा दिया गया, फैटी एसिड, और यहाँ तो पहले से ही क्या लगा था, फैटी एसिड। अब नाम क्या हो जाएगा, ट्राईग्लिसराइड फैट हो जाएगा। बताओ कितने ग्लिसरॉल कितने फैटी एसिड ये आया है, तो ग्लिसरॉल अभी भी क्या है, एक, बस 3 क्या हो गए हैं, फैटी एसिड। तो ये जो मोनो है या ये जो डाई है या ये जो ट्राई है, ये नंबर किसका बता रहा है, ये फैटी एसिड का नंबर बता रहा है। ये देखिए मोनोग्लिसराइड फैट है, ये डाईग्लिसराइड फैट है, और ये ट्राईग्लिसराइड फैट है। फिर अच्छा नहीं लग रहा था, कहा एक फैटी एसिड हटा देते हैं, तो देखो हटाते हैं। कार्बन अभी भी वैसे ही है जैसे था, और यहां क्या लगा है, हाइड्रोजन, यहां भी क्या लगा है, हाइड्रोजन, यहां भी क्या लगा, हाइड्रोजन, और यहां भी क्या लगा, हाइड्रोजन। अब देखिएगा इस जगह एक फैटी एसिड था अभी भी है, इस जगह एक फैटी एसिड था अभी भी है, लेकिन इस जगह चेंज कर दिया, यहां नई चीज जोड़ दी गई, क्या, फास्फेट। ध्यान से सुनिएगा,
ट्राइग्लिसराइड फैट में फैटी एसिड हटा करके जैसे ही फास्फेट जोड़ोगे वैसे इसका नाम फास्फोग्लिसराइड या फास्फोलिपिड हो जाएगा। फास्फोलिपिड, और जिसका एग्जाम्पल आपको पता है, ये कहाँ पाई जाएगी? सेल मेम्ब्रेन पर। और एक फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल आपको पहले से ही पता है, क्या? लेसिथिन। तो फास्फोलिपिड यहां से यहां देखिए क्या हुआ है, ग्लिसरॉल से ही क्या बनाए हैं? मोनोग्लिसराइड से क्या बनाए हैं? डाइग्लिसराइड से क्या बनाए हैं? ट्राइग्लिसराइड से क्या बनाए हैं? फास्फोलिपिड बना है। यहां से यहां जाने में क्या लगा दिए हो? फैटी एसिड। फिर क्या लगा दिए? 2 फैटी एसिड। फिर क्या लगा दिए? 3 फैटी एसिड। और फिर क्या लगा दिए? फास्फेट। तो ग्लिसरॉल से ग्लिसराइड फैट कैसे बनते हैं? तो कहोगे फैटी एसिड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। अब एक फैटी एसिड की, 2 फैटी एसिड की, 3 फैटी एसिड, इसी से मोनोग्लिसराइड की, डाइग्लिसराइड की, ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा। इतना लिखो। कुछ घर में बतिया कि सारा यही कर डालोगे, ले जाओ घर, है ना? मम्मी से कहो लाए हैं बुला के बतियाने के लिए। नहीं, यहाँ कहाँ गए? अभी वहीं रहना है। चलो ऐसे लिखो। तीसरा, ग्लिसराइड फैट। ग्लिसराइड फैट का मतलब है फैटी एसिड। फैटी एसिड बेटा लिखते चले, बातचीत न करें। स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से स्टेरिफाइड कर जाते हैं। और ग्लिसराइड फैट 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है मोनोग्लिसराइड, एक होती है डाइग्लिसराइड, और तीसरी होती है ट्राइग्लिसराइड। पीछे लिखा है कि कितने ग्लिसरॉल कितने फैटी एसिड है, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ आखिरी सवाल ये है कि लिपिड 2 टाइप की होती है, या तो लिपिड सॉलिड फैट के फॉर्म में होंगी, या तो लिपिड आयल के फॉर्म में होंगी। जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोकोनट आयल, नारियल का तेल। जाड़े में नारियल के तेल को निकालना सबसे कठिन काम है। ठीक है, घर में जितने चम्मच और चूड़ी चाकू सब हैं, सब इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन निकालना मुश्किल है, इतना ज़्यादा जम जाता है। तो ऐसा कोई भी लिपिड जो जाड़े में जम जाए, उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, और जो परमानेंट लिक्विड के ही फॉर्म में रहे, जैसे सरसों का तेल, जैसे सरसों का तेल, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बसंत हो, कुछ भी हो, कैसा रहेगा? आयल के ही फॉर्म में रहेगा। तो अगर आयल के फॉर्म में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और अगर जाड़े में जब जाए इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट कुछ और। तो लिपिड 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है आयल्स और एक होते हैं सॉलिड फैट। आयल वो होते हैं जो विंटर में भी क्या बने रहें, आयल ही बने रहें। जो विंटर में आयल बने रहे होंगे इसका मतलब उनका जाड़े में भी वो पिघल जाते होंगे, इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम टेम्परेचर। तो आयल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। लिखते चलेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट, और इसी नाते रिमेन एज आयल इन
क्या, विंटर। कुछ तेल तेल ही बने रहते हैं जाड़े में भी, जबकि कुछ तेल जाड़े में जम जाते हैं। तो जो तेल बने रहेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, और इसका एग्जाम्पल दिया है। जिंजिली आयल, ठीक है। और दूसरा सॉलिड फैट, ये वो होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अच्छा, जाड़े में टेम्परेचर होता कम, इसी नाते ये जम जाते हैं। जैसे थोड़ा गर्म करोगे वैसे पिघल जाएंगे, तो इनका होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसी नाते रिमेन एज सॉलिड फैट इन विंटर। और इसका एग्जाम्पल बता दो बेटा। वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, घी। घी का भी तो हाल यही होता है, जाड़े में जम जाता है। तो अगर जाड़े में जम जाए तो उसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। और अगर जाड़े में जमे न बना था, तेल ही बना रहे होगा, तो आंसर देंगे लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये किस आधार पर बेटा नाम रखे हो? ऑन बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। एक नोट लिख लेना है। हम लोगों का जो न्यूरल टिश्यू है वहां बहुत कॉम्प्लेक्स लिपिड पाई जाती है। याद है माइलिन शीथ? तो माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में स्पेशल लिपिड लगती है। तो नोट में लिख लीजिए न्यूरल टिश्यू कॉम्प्लेक्स लिपिड। सबने लिख लिया है? लिपिड क्या होते हैं? तो कहोगे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये सिंपल फैटी एसिड भी होंगे। अब एक फैटी एसिड की बात है कि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा किससे? आर। अब आर के नाम पर या तो CH3 होगा, या तो C2H5 होगा, या तो हाई नंबर चेन। और चेन में मिनिमम कितने होंगे? एक। और मैक्सिमम कितने होंगे? 19 कार्बन। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड में टोटल कितने हैं? 16। अगर टोटल 16 है तो चेन में 15 होंगे, इंक्लूडिंग लिखा है COH ग्रुप। और अराइकिडोनिक एसिड में कितने हैं? 20। अब 20 टोटल हैं, इंक्लूडिंग लिखा है, तो चेन में कितने होंगे? चेन में 19। फैटी एसिड दो कैटेगरी के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब विदाउट डबल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड मतलब एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड। एक और सिंपल लिपिड जिसका नाम ग्लिसरॉल, जो केमिकल वाइज क्या है? ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। बहुत सारी लिपिड ऐसी होती है इसमें दोनों मिलेंगे, क्या? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ऐसे केस में ये लाइन टिक कर लो, फैटी एसिड यहाँ क्या लिखा है? एस्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल। और ये कैसी होंगी? मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड या ट्राईग्लिसराइड। इन सब को या तो फैट कहोगे या तो आयल कहोगे। किस आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। टिक कर लीजिए यहां से, आयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इसी नाते ये रिमेन क्या? आयल इन विंटर। और एग्जाम्पल जिंजिली आयल। जबकि फैट मार्केट से जो लाते हो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। कुछ लिपिड में फास्फोरस जोड़ दोगे या फास्फोराइलेटेड कंपाउंड जोड़ दोगे तो नाम उनका क्या रखना पड़ेगा? फास्फोलिपिड। और कहाँ पाए जाएंगे? जैसे लेसिथिन क्या है? एक एग्जाम्पल है फास्फोलिपिड का। कुछ टिश्यू स्पेशली कौन सा? न्यूरल टिश्यू में
लिपिड मिलेंगे मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यहां डायग्राम एक देखो, ये तो मोनोसेकेराइड है, ये ग्लूकोज बना है, ये राइबोज बना है। इधर देखो, ये ग्लाइसिन है, एलानाइन है, सेरीन है, ये लिपिड वाला पार्ट है। ये फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड बना है, ये ग्लिसरॉल बना। अब यहां देखिएगा, ये ग्लिसरॉल है इतना हिस्सा, ये देखो एक फैटी एसिड, ये दूसरा, तीसरा फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, तो कैसा हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा। और देखो ये ग्लिसरॉल है, ये एक फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है, यहाँ का फैटी एसिड होगा गया, क्या लग गया, फास्फेट लग गया, तो नाम क्या पड़ गया, फास्फोलिपिड, या इसी का नाम एग्जाम्पल लेसिथिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आ सकता है और दे देगा, पूछ लेगा क्या है, तो क्या बताना पड़ेगा, ये लेसिथिन है। इसको दूर से पहचानिएगा, ये क्या है, कोलेस्टेरॉल है। हेडिंग डालिए नाइट्रोजनस बेस, हेडिंग नहीं, पैराग्राफ है छोटे छोटे, नाइट्रोजनस बेस। जरा यहां पहले देख लेते फिर वहां चलते हैं। जितना पहले से पता है कि नाइट्रोजन बेस 2 कैटेगरी के होते हैं, एक का नाम प्यूरीन होता है और एक का नाम पिरिमिडीन होता है। बस प्यूरीन और पिरिमिडीन में अंतर जरा देख लीजिए, यहाँ 2 साइकिल दिख रही हैं और यहाँ 1 साइकिल, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, लेकिन यहाँ क्या है, और यहाँ फिर कार्बन, यहाँ फिर क्या है, नाइट्रोजन। अगर किसी पर्टिकुलर साइकिल में कार्बन नाइट्रोजन आ जाए तो कहते क्या हो, तो कहते हैं हेटेरोसाइकिल। बेंजीन होमोसाइकिल है, जबकि ये क्या है, हेटेरोसाइकिल। यहाँ भी देखो, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ क्या होगा, कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर देखो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल बन गई है। तो घुमा फिरा करके जो काम की बात है कि नाइट्रोजनस बेस क्या हैं, तो कहोगे हेटेरोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के, एक का नाम प्यूरीन, एक का नाम पिरिमिडीन। ये सब डिटेल में, इनकी साइकिल वाइकिल डिटेल में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ जनरल इंफॉर्मेशन दी है। ये 2 टाइप के, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन फिर 2 टाइप के, कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन 3 प्रकार के, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। इसमें से कौन डीएनए में है और कौन आरएनए में है, तो थाइमीन सिर्फ क्या है, डीएनए में, और यूरेसिल सिर्फ क्या है, आरएनए में। ये जनरल कहानी है, लिख लीजिए। नाइट्रोजनस बेस, पहला सवाल तो ये है, हेटेरोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक क्या है, कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहला सवाल। कितनी हेटेरोसाइक्लिक रिंग, तो कहोगे 2। दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई में प्यूरीन बेस में, और लिखते चलें, एक हेटेरोसाइक्लिक पाई जाती है पिरिमिडीन बेस में। नाइट्रोजनस बेस है क्या, तो कहोगे ये कंपोनेंट है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। कैसे भी आगे दिखाई पड़ेगा। अगर हम प्यूरीन की बात करें, 2 टाइप का, एक का नाम एडिनाइन और गुआनाइन।
और अगर पिरिमिडीन की बात करें तो 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन फाउंड इन बोथ आरएनए, डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन थाइमीन ओनली इन डीएनए और यूरोसिल ओनली इन आरएनए। लिख गया सबका? ये तीनों डीएनए आरएनए दोनों में है, ये सिर्फ और ये सिर्फ आरएनए। जरा इधर देखो बेटा, अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये मान लेते हैं कि एक 5 कार्बन की सुगर है, हमारे साथ बनाते चलेंगे तो 5 कार्बन देखो दिखाई पड़ जाएंगे। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा और ये 5वां कार्बन। ठीक है, तो 5 कार्बन है और 5 OH है। यहां भी लगा है OH, लिखते चले, यहां OH, यहां OH, सॉरी OH 4 है। ठीक है, इसको कहते हैं राइबोज सुगर। जो कि एक पेंटोज सुगर है। अभी डीएनए आरएनए पढ़ेंगे, सिर्फ ये वाला OH हटा दो तो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। ठीक है, तो राइबोज सुगर में आरएनए और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में। सिर्फ इस OH का 2 नंबर पर OH है तो राइबोज और नहीं है तो डीऑक्सीराइबोज, लेकिन वो हम लोग मॉलिक्यूलर में सब लिखेंगे, यहां नहीं लिखना है। अब हुआ ये कि इसका 1 नंबर वाला OH हटा दिया जाए, ये OH, तो अगर 1 नंबर पर OH उसको हटाओगे तो यही नाइट्रोजनस बेस जोड़ दोगे तो देखो हाल क्या हो जाएगा। हाल ये हो जाएगा कि ये अभी भी वही स्थिति बनी है। देखो यहां पर OH पहले था अभी भी है, यहां OH पहले था अभी भी है और यहां OH पहले था अभी भी है। बस 1 नंबर पर क्या कर दिया गया है, नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया गया। जैसे ही 1 नंबर कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस जोड़ोगे वैसे ही इसका नाम न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, फिर अच्छा नहीं लग रहा था, कहा ये 5 नंबर वाला जो OH है इसको भी हटाओ, हटा देते हैं। ये अभी भी स्थिति वही ही है, यहां अभी भी OH था अभी भी है, यहां OH था अभी भी है, बस ये 2 OH हटाए हैं। यहां पर क्या लग चुका है? नाइट्रोजनस बेस। और यहां क्या लग चुका है? फास्फेट। तो तुरंत इसका नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। बस आप ये बताइए कि यहां बांड कौन सा है और यहां बांड कौन सा है? तो यहां है ग्लाइकोसिडिक बांड और यहां है फास्फोडाइस्टर ईस्टर बांड। तो किया ये गया है कि पेंटोज सुगर चाहे वो क्या हो, राइबोज
और चाहे वो हो क्या, डीऑक्सीराइबोज। जैसे ही शुगर में क्या जोड़ोगे, नाइट्रोजनस बेस, क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। और फिर शुगर में जोड़ दो फास्फेट तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो स्थिति ये बनी है। शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, लिखते चलें, क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। और फिर न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दो, फास्फेट, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। और फिर न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड फिर जोड़ दो, फिर प्लस कर दो, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस जोड़ते चले जाओ तो क्या बनेगा, तो बनेगा पॉली न्यूक्लियोटाइड। और इसी पॉली न्यूक्लियोटाइड का दूसरा नाम न्यूक्लिक एसिड है, जैसे डीएनए और आरएनए। हमको सिर्फ इतना बताओ, न्यूक्लिक एसिड में क्या पाए जाते हैं, आराम से ऑप्शन, नाइट्रोजनस बेस ओनली, न्यूक्लियोसाइड ओनली, कि न्यूक्लियोटाइड ओनली। न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, ऑप्शन, नाइट्रोजनस बेस ओनली, शुगर ओनली, न्यूक्लियोसाइड ओनली, न्यूक्लियोटाइड ओनली। तो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड यहां मिलेंगे क्योंकि उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, तो कहोगे ओनली न्यूक्लियोटाइड। तो क्या जुड़ा है, एडेनिन शुगर में जोड़ेंगे तो एडेनोसिन, उसमें फास्फेट जोड़ेंगे तो एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिन शुगर में जोड़ेंगे तो ग्वानोसिन, फास्फेट जोड़ देंगे तो ग्वानाइलिक एसिड, साइटोसिन शुगर में जोड़ेंगे तो साइटिडीन, फास्फेट जुड़ा तो साइटिडाइलिक एसिड, थाइमीन शुगर में जोड़ेंगे थाइमिडीन, फास्फेट जोड़ेंगे थाइमिडाइलिक एसिड, और यूरेसिल शुगर में जोड़ेंगे यूरिडीन, फास्फेट जोड़ेंगे यूरिडाइलिक एसिड। ये सब के सब ये क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड हैं, और ये सब के सब क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड हैं। अभी दिखाते हैं, ये एडेनिन लिखा है मतलब नाइट्रोजनस बेस, ये क्या लिखा है, एडेनोसिन, क्योंकि यहाँ क्या जुड़ा है, एडेनिन, और ये एडिनाइलिक क्योंकि यहाँ क्या जुड़ गया है, स्फेट खत्म। ये यूरेसिल दिया है मतलब नाइट्रोजनस बेस, ये यूरिडीन दिया है क्योंकि यहाँ क्या जुड़ गया है, यूरेसिल जुड़ गया है। आगे ऐसे होना चाहिए, यहाँ क्या जुड़ जाता, फास्फेट जुड़ जाता तो यूरिडाइलिक एसिड बन जाता। इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि एग्जामिनर ने एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि जितने फिगर 9.1 में दिख रहे हैं वो सब प्राइमरी मेटाबोलिटीज हैं। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं। तो हेडिंग डालिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलिटीज। मेटाबोलाइट्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो लिख लो, स्पेलिंग
वही महत्वपूर्ण होती है जहां स्पेलिंग बदलने से आंसर बदल जाए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, खुश, चाहे जो पढ़ लो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, देखें सुने, प्राइमरी सेकेंडरी तो बाद में, पहले मेटाबोलाइट जान लो क्या है। तो मेटाबोलाइट वास्तव में बायोमॉलिक्यूल को कहते हैं, ऐसे बायोमॉलिक्यूल जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हों, उनका नाम क्या कहोगे? मेटाबोलाइट्स कह दोगे। तो वास्तव में क्या है? तो ये वास्तव में बायोमॉलिक्यूल हैं। क्या है? बायोमॉलिक्यूल। बस ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब सुन ले, दो लाइनें केवल, बस ध्यान से सुनेंगे। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। किस आधार पर बांटा गया है? तो कहोगे ऐसा कोई भी बायोमॉलिक्यूल जो उस लिविंग की बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस या प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसे ग्रोथ, ऐसे बहुत सारी हैं। अगर कोई भी बायोमॉलिक्यूल उस ऑर्गेनिज्म के बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका नाम प्राइमरी मेटाबोलिटीज कहेंगे। लोगों ने पूछा एग्जाम्पल बताओ, तो एनसीईआरटी में लिखा है 9.1 में जितने दिख रहे हैं वो सब प्राइमरी मेटाबोलिटीज हैं। इसका मतलब मोनोसेकेराइड हो गया, इसका मतलब अमीनो एसिड हो गया, इसका मतलब फैटी एसिड हो गया, और नाइट्रोजनस बेस हो गया, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड वगैरह सब हो गए। ये सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलिटीज। दूसरा सवाल, ऐसा कोई भी बायोमॉलिक्यूल जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी तो है लेकिन उसका बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस में रोल नहीं है। एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे ओपियम प्लांट है, ओपियम प्लांट में एक एल्कलॉइड पाया जाता है जिसको ओपियम कहते हैं या मॉर्फिन कहते हैं या कोडीन वगैरह से मिलता है। अगर ये बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस का पार्ट होता तो दुनिया के सभी पौधों में पाया जाता। उसके बगैर भी कुछ पौधे जिंदा हैं, इसका मतलब वो बेसिक जीवन चलाने के लिए जरूरी नहीं है। अगर ऐसा कोई केमिकल है जो कुछ में है कुछ में नहीं है, इसका मतलब वो बेसिक प्रोसेस का पार्ट नहीं है। कोई विशेष पिगमेंट जैसे चुकंदर में एंथोसाइनिन है, बाकी सब में नहीं है। अगर एंथोसाइनिक बेसिक मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता तो फिर सब में मिलता। एंटीबायोटिक कुछ बैक्टीरिया बनाते हैं, कुछ फंजाई बनाते हैं, सब में नहीं है क्योंकि वो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो कोई पौधा गम निकालता है, कोई रेजिन बनाता है, कोई रबर बनाता है, कोई लेटेक्स बनाता है, कोई सेंट बनाता है, कोई मसाले बनाता है। ये जितनी चीजें हैं ये सब क्या हैं? सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज हैं। प्राइमरी कौन है? तो ग्लूकोज या मतलब मोनोसेकेराइड या अमीनो एसिड या फैटी एसिड, ये सब क्या है? प्राइमरी मेटाबॉलिटीज है। नाइट्रोजन बेस क्या है? प्राइमरी मेटाबॉलिटीज है। और बाकी सब क्या है? सेकेंडरी। फिर सवाल आता है कि सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज और प्राइमरी मेटाबॉलिटीज किसमें मिलती हैं? तो प्राइमरी मेटाबॉलिटीज प्लांट और एनिमल दोनों में मिलेंगे और सेकेंडरी एनिमल में नहीं मिलेंगे। सेकेंडरी प्लांट में मिलेंगे या फंजाई में मिलेंगे या माइक्रोब में। ठीक है। फिर आखिरी में आता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल बताओ प्राइमरी के। तो एनसीईआरटी तो बहुत चालाकी से लिख गई है कि फिगर नंबर 9.1 में जितने लिखे हैं वो सब प्राइमरी है। तो आपको तो बताना पड़ेगा, ये तो आंसर एग्जाम में लिख नहीं सकते हो। क्या बताओगे? मोनोसेकेराइड, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड या नाइट्रोजनस बेस वगैरह। अच्छा, सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में बहुत सारे एल्कलॉइड होंगे, पिगमेंट होंगे, सेंट होंगे, स्पाइसेज होंगे, एंटीबायोटिक होंगे, गम होगा, रेजिन होगा, रबर होगा, लैटेक्स होगा, दुनिया भर का। आखिरी सवाल,
सेकेंडरी मेटाबोलिटीज का काम क्या है? प्राइमरी में तो पार्ट नहीं है, तो वैज्ञानिक कह रहे हैं अभी तक पता नहीं चला है, अभी तक पता नहीं है। फिर भी सेकेंडरी मेटाबोलिटीज का हम लोग यूज कर लेते हैं भाई। हम सेंट यूज कर लेते हैं, हम मसाले यूज कर लेते हैं, हम रबर यूज कर लेते हैं। तो कह रहा है इंसान इनका उपयोग कर लेता है, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन पौधे के पास है, उसके पर्पस से होगा, तो वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। कैसे? ओपियम के प्लांट में अफीम क्यों पाई जाती है? कि पौधा नशे में रहे? हैं? ऐसा तो है नहीं। क्यों पाई जाती है? इस नाते कि अगर कोई हमको खाएगा तो नशे में रहेगा। तो कोई खाएगा, जो जो खाएगा वो सबको बताएगा कि हम खाए हैं, तुम मत खाना, ठीक है? अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। लिखो, प्राइमरी मेटाबोलिटीज, अरे मेटाबोलाइट्स सही कर लो भैया। लिखो बायोमॉलिक्यूल हैज definite role in basic metabolic process. Example, sugar, मोनोसेकेराइड कह दो या शुगर कह दो, फैटी एसिड कह दो, अमीनो एसिड कह दो, नाइट्रोजिनस बेस कह दो। सेकेंडरी मेटाबोलिटीज, मेटाबोलाइट्स, कहोगे कि do not definite role in primary metabolic process. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। एल्कोलाइड मिलेगा, रबर, गम, सेंट, स्पाइसेज, पिगमेंट, एंटीबायोटिक। ये याद रखिएगा, एंटीबायोटिक किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी मेटाबोलिटीज का है। अगर हम एनिमल की बात करें, हाँ ये यूज कर जाते हैं, यूजफुल फॉर ह्यूमन, और इस कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। अब आता है एनिमल। बताओ एनिमल में प्राइमरी होंगे कि सेकेंडरी? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। लेकिन अगर हम चले जाएं प्लांट में,
फंजाई में और माइक्रोब में, तो क्या मिलेंगे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक मिलेगी बैक्टीरिया से? जब ये चैप्टर रिवाइज करिएगा तो इस प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एक टेबल बनी है, उसको जरूर पढ़ के जाना। एग्जामिनर को बहुत पसंद है, कुछ न कुछ पूछ ही लेता है। जैसे सबसे पहले लिखा है एल्कलॉइड, कौन सा? मार्फिन और कोडीन। सेकंड पर लिखा है पिगमेंट, कौन सा है? सेकंड पे क्या लिखा है? एल्कलॉइड। अच्छा, पहले नंबर पर क्या है? अच्छा, पहले पे ही पिगमेंट है। पहले नंबर पर पिगमेंट है, जैसे कैरोटीनॉइड पिगमेंट और एंथोसायनिन। दूसरे नंबर पर एल्कलॉइड है, जैसे मार्फिन और कोडीन। 3 नंबर पर टर्पीन्स, मोनोटर्पीन और चौथे नंबर पर इसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल। अगले टॉक्सिन अबरिन एंड रिसिन और लेक्टिन कैनकानावलिन ए और ड्रग्स विनब्लास्टिन और कर कुमिन और पॉलीमेरिक सब्सटेंस, कौन सा? रबर है और सेलुलोज है। टेबल बना लो, बहुत जरूरी है। टेबल लिख लो। पहला कौन सा है? पिगमेंट। कौन से? दूसरा कौन सा है? बताओ भाई। देखो, हमको तो एग्जाम देना नहीं है, तो हमको तो याद होना नहीं चाहिए, तुमको याद होना चाहिए, तुम ही याद करो। एल्कोलाइड कौन से? मार्फिन और कोडीन। अगला कौन सा है? टर्पिनॉइड्स, मोनो टर्पीन एंड डाइटर्पीन। अगला इसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास अगला टॉक्सिन, बस बता दो, अबरिन एंड रिसिन। अगला कौन सा? ड्रग्स विनब्लास्टिन। अच्छा, एनसीईआरटी में लिखा है, फिर भी बोर्ड से देख देख के लिख रहे हैं। फिर अगला लेक्टिन कैनकानावलिन ए। अगला पॉलीमेरिक में कौन सा?
देख ले, इस पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखा है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है, यहाँ शुरू करना। देखो ऐसे लिखा, कह रहा जितनी कैटेगरीज फिगर 9.1 में देखे हो ये सब क्या हैं, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। अच्छा, इन सब की खास बात ये है, इसमें कौन कौन आएंगे, तो अमीनो एसिड आएगा और शुगर आएगा। यहाँ से काम की बात शुरू है। अगर हम प्लांट में, फंजाई में और माइक्रोब में देखें, अगर हजारों कंपाउंड मिलेंगे अदर देन दीज प्राइमरी, जैसे एल्केनॉइड, फ्लेविनॉइड, रबर, आयल, एंटीबायोटिक, पिगमेंट, सेंट, गम, इन सब का नाम। खास बात यह है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का क्या है, आइडेंटिफिएबल फंक्शन है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, नॉर्मल। लेकिन अभी तक नहीं पता चला, क्या नहीं पता चला, अभी तक नहीं पता चला कि सेकेंडरी मेटाबोलाइटीज का क्या काम है। फिर भी इन सब का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने काम में, रबर वगैरह का। और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का काम क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। इस पैराग्राफ से कुछ याद नहीं होगा, याद वही होगा जो लिखाए हैं, प्राइमरी में एक लाइन, सेकेंडरी में एक लाइन और एग्जाम्पल। फिर ये टेबल न भूलिएगा, बस टेबल मैंने आपको लिखा ही दिए, याद रखिएगा। कल मिलेंगे, अगर पेपर में कुछ डाउट हो तो पूछ के जाएंगे।